गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। भक्तिन कहानी का 3 वीडियो आपने देखा, 3 परिच्छेद पूर्ण हुआ। भक्तिन के जीवन संघर्ष की कथा को आपने देखा कि 5 वर्ष की अवस्था में भक्तिन का विवाह हुआ, 9 वर्ष की अवस्था में विमाता ने भक्तिन का गौना कर दिया और भक्तिन के पति की मृत्यु के बाद उसकी बेटी और भक्तिन को बदनाम करने की किस तरह जेठ जिठौतों के द्वारा कोशिश की गई, इन सब से तंग आकर पारिवारिक कलह उत्पन्न किया गया। पारिवारिक कलह के कारण भक्तिन की खेती नष्ट हो गई, घर में अशांति का माहौल हो गया। जहाँ घर में कलह होता है उस घर से धन नाश हो जाता है। भक्तिन इतनी मजबूर हो गई कि लगान देने के लिए भक्तिन के पास पैसे नहीं रहे। जमींदार ने भक्तिन को धूप में खड़ा कर दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों से ऊब कर भक्तिन गांव से शहर की ओर कुछ कमाने के लिए वह लेखिका के घर पहुंचती है। यहीं से चौथा परिच्छेद प्रारंभ होता है। चौथा परिच्छेद को भी 3 भागों में बांट कर दिखाया जाएगा। जो वर्कबुक में जो निर्धारित प्रश्न दिया गया है उसके आधार पर चौथे परिच्छेद को कुल 3 वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए देखते हैं भक्तिन और लेखिका के बीच क्या बातचीत होती है। चौथा परिच्छेद का प्रारंभ यहीं से होता है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? लेखिका ने भक्तिन से प्रश्न किया। क्यों प्रश्न किया? क्योंकि भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी दोनों का सम्मिश्रण था। दोनों के सम्मिश्रण को देखकर भक्तिन के विषय में जानने की जिज्ञासा लेखिका को हो गई कि यह भोजन बना सकती है या नहीं। तो उत्तर में भक्तिन ने क्या कहा? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बड़ा कर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आय, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लईत है, साग भाजी छौंक सकित है और बाकी का रहा। ग्रामीण अंचल की जो भाषा है, अशिक्षित की जो भाषा होती है, उसी भाषा में भक्तिन ने लेखिका के सामने अपना विचार प्रकट किया। अर्थात भक्तिन यह कह रही है कि हम सब काम कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, रोटी भी बना सकती हूँ, दाल भी बना सकती हूँ, साग भाजी सब। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यहाँ दूसरे दिन तड़के मतलब सुबह ही वह उठकर स्नान के बाद लेखिका की धुली हुई धोती को, साफ धोती थी, उसको पहनने के लिए जल से छिड़का, पवित्र किया और सूर्य को, जो पीपल को जल देने के बाद 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। लेखिका कह रही है कि चौके अर्थात रसोई की एक सीमा निर्धारित करती है कोयले की रेखा खींचकर। तो लेखिका को लगा कि इसके साथ रहना अत्यंत टेढ़ी है, अत्यंत कठिन है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार से प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। लेखिका का यह विचार है कि मैं अपने परिवार से भी प्रख्यात हूँ, भोजन बनाने में अत्यंत प्रवीण रही, कुशल रही हूँ, जानकार है पाक विद्या में। और कोई भी योग्य व्यक्ति, कोई भी गुणवान व्यक्ति अपने सामने अगर कहीं कुछ कमी देखता है तो वह अवश्य नुक्ताचीनी करता है, मतलब टीका टिप्पणी करता है कि किस तरह की अव्यवस्था, किस तरह की कमी कर रही हो। तो लेखिका
टीका टिप्पणी करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि कह रही है कि पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। लेखिका बता रही है कि किस तरह से पाक मतलब रसोई घर को अगर छू दिया जाए, स्पर्श कर दिया जाए तो प्राण लोग देते हैं। ऐसी धमकी दे रही थी कि अगर कोई इस रसोई घर में प्रवेश करेगा तो क्या कह रही है, बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया। पहले तो छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्ति, फिर बात बात पर भूखा मरना। अगर कोई छुएगा रसोई घर को तो भोजन नहीं करूंगी, भूखा रह जाऊंगी। और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। नकारात्मक भाव था भक्तिन के मन में कि अगर कोई रसोई घर को छुएगा तो मैं भोजन नहीं करूंगी। और वह कोयले की रेखा लक्ष्मण की रेखा के समान प्रतीत हो रही थी लेखिका को। जिस तरह रामायण में आपने देखा होगा कि जब राम सीता लक्ष्मण का वन होता है, उसी वनगमन में सीता मृग चाहती हैं और उस मृग के लिए राम चले जाते हैं लक्ष्मण की जिम्मेदारी सौंपकर। तो लक्ष्मण की आवाज आती है मृग के द्वारा, मारीच जो राक्षस था। तो लक्ष्मण एक रेखा खींचते हैं, वह दुर्लभ रेखा था, रावण के लिए उसको लाग पाना कठिन था। उसी रेखा की बात यहाँ लक्ष्मण रेखा के नाम से वही प्रसिद्ध है, रामायण की दी हुई रेखा का नाम है वह। तो यहाँ कह रहे हैं कि वही रेखा आज लेखिका के सामने दुर्लभ है जो रसोई घर में खींची गई, जिसे पार कर पाना लेखिका के लिए अत्यंत कठिन है। वह निरुपाय हो गई, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। वह सब कुछ भूलने का, कोई अपना अधिकार क्या है, सब कुछ भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो गई। किस तरह से मोटी मोटी रोटियां लेखिका के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। चित्तीदार रोटियां जो लेखिका नहीं खाना चाहती थी, आज वह मजबूर है। तो रुआंसे में उसने पूछा, यह क्या बनाया है। यह प्रश्न सुनकर लेखिका हतबुद्धि, उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा, क्या कहूं क्या ना कहूं। जिस तरह व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वही स्थिति भक्तिन की है। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी हैं, यह भक्तिन का विचार है। तरकारियां थीं, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। केवल दाल से खाइए, सब्जी का कोई काम नहीं है। शाम को दाल ना बनाकर तरकारी ही बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलावत्तू खाते हैं। मतलब वह बता रही है कि शाम को सब्जी बन जाएगा, दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए, उससे भी काम ना चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। क्या शहर के लोग कलावत्तू खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं है। उसके ससुर
पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन कह रही है कि मैं कोई अनाड़िन या फूहड़ नहीं हूँ। हमारे सास ससुर, अजिया ससुर, पितिया ससुर, घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, सब ने मेरी पाक कुशलता के मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं कि मैं कितना अच्छा भोजन बना सकती हूँ। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुच के कारण, मीठे से विरक्ति, मीठा खाना नहीं था लेखिका को, और घी से लेखिका को अरुच था, इन दोनों के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ाते पढ़ाते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करने लगी। किस तरह ग्रामीण अंचल के लोग होते हैं, किस तरह शहरी अंचल के लोग होते हैं, दोनों के परिवेश में कितना अंतर है। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, व्यक्ति के जीवन में जो कठिनाई होता है, जो असुविधा होता है, कुछ लोग उसको प्रकट करते हैं, कुछ लोग उसको छिपा कर जीते हैं। तो लेखिका कह रही है कि जो मुझे असुविधा हो रही थी, उस असुविधा को भक्तिन से छिपाने का प्रयास कर रही थी। क्यों? क्योंकि भक्तिन का जीवन इतना सरल था, इतना सहज था, उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेने की कला भक्तिन में थी, लेकिन दूसरे के मन के अनुसार बनना भक्तिन के लिए संभव नहीं था। ऐसा व्यक्तित्व था भक्तिन का। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। एक शहरी महिला देहाती बन गई और एक देहाती महिला शहरी परिवेश में ढल नहीं पा रही, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई और रह रही है शहर में। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती। जो ग्रामीण अंचल की खाद्य सामग्रियां हैं, वह सब लेखिका को सिखाने का प्रयास कर रही थी भक्तिन, क्रियात्मक रूप से। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। शहर में जो रसगुल्ला था, जो विशेष प्रकार की मिठाई जो भी हो, लेखिका कह रही है कि रसगुल्ला साधारण मिठाई है, वह भी भक्तिन के पोपले मुंह में जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे दिन रात नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। सफाई पर वह ध्यान नहीं दे रही है, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मतलब जो भी कपड़ा है वह सही से न रखकर ऐसे परत दर परत रखकर उसमें तमाम तरह की सिलवटें, तमाम तरह की लाइन बन जाती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। इस तरह से वह जो कह रही है आय, वह शहर में जो जी कहने की शिष्टाचार की अपनी एक मर्यादित शब्द है, उसको वह नहीं सीख पाई। आय ही वह कहती है। ऐसा लेखिका ने इस कहानी में लिखा है भक्तिन के विषय में। तो इस तरह भक्तिन कहानी के चौथे परिच्छेद का यह पहला वीडियो है। दो वीडियो के माध्यम से भक्तिन
कहानी को पूर्ण किया जाएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो अगले दिन।